हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगले पार्ट में हमने बात की थी 2022 के 4 क्वेश्चंस के बारे में। अब हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति। इसका आंसर हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति का परिचय है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सांप्रदायिक राजनीति एक गहरी चुनौती रही है और उत्तर प्रदेश इसका महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसे प्रमुख धार्मिक समुदायों के बीच तनाव व ध्रुवीकरण की राजनीति समय समय पर उभरती रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म आधारित पहचान, ध्रुवीकरण, दंगों की पृष्ठभूमि और चुनावी रणनीतियों में सांप्रदायिकता की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखती है। ये बात हम सब जानते हैं। उसके बाद है सांप्रदायिक राजनीति की परिभाषा। जब राजनीतिक दल या नेता धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं या धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं तो उसे सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। राम मनोहर लोहिया ने ये कहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परिचय लिखने से भी पहले अगर हम ये लिख दें कि राम मनोहर लोहिया के शब्दों में धर्म का राजनीति में प्रयोग राष्ट्र के लिए आत्मघाती सिद्ध होता है, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। टीचर को लगेगा कि हाँ, बच्चे ने इस पर सच में मेहनत किया है, बस वो सीरीज़ पढ़ के नहीं आया है। तो उसके बाद फिर हम ये लिख दें कि सांप्रदायिक राजनीति की परिभाषा और फिर भूमिका लिखें तो ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। लिखना तो है ही सब कुछ, जितना ज़्यादा हेडिंग होगा उतना नंबर मिलेगा। उसके बाद है मुख्य भाग। तो मुख्य भाग में पहला हेडिंग है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सांप्रदायिक है, इसका इतिहास क्या है, ये सब कब शुरू हुआ था। तो ये सब शुरू हुआ था 1990 के दशक में, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, विध्वंस कर दिया गया। उसी के बाद दंगे, सांप्रदायिक राजनीति के ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई और राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपना राजनीति का मुद्दा बना करके वोट बैंक की राजनीति शुरू की इस पे। इसी को कहते हैं कमंडल, मंडल की राजनीति जो होती है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व काल तक जाती हैं, परंतु इसका राजनीतिकरण विशेष रूप से 1980 के दशक के बाद तेज हुआ। 1952 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद हुए दंगे सांप्रदायिक राजनीति के चरम उदाहरण हैं। और उसके बाद राजनीतिक दलों की भूमिका, ये सब आसानी से याद हो जाएंगे। कुछ राजनीतिक दलों ने धर्म आधारित पहचान को बढ़ावा देकर वोट बैंक तैयार किए। भाजपा ने जहां राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से हिंदू मतदाताओं को संगठित किया, वहीं सपा और बसपा ने मुस्लिम समुदाय को अपने आधार के रूप में देखा। इसने राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण को और गहराया। चुनावी रणनीतियों में सांप्रदायिक अपील, चुनावों में धर्म आधारित नारों, पोस्टरों और बयानों का उपयोग होता रहा है और राजनीतिक लाभ के लिए कुछ नेता धार्मिक भावनाओं को उकसाते हैं, जिससे समाज में विभाजन और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। चौथा हेडिंग है दंगों और हिंसा का राजनीतिक लाभ। इनका राजनीतिक लाभ भी होता है। मुजफ्फरनगर, मऊ, मेरठ और अन्य क्षेत्रों में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद राजनीतिक दलों ने अपने पक्ष में ध्रुवीकृत मतों का फायदा उठाया। इस प्रकार सांप्रदायिकता को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। मेरे ख्याल में सांप्रदायिकता एग्जिस्ट ही करती है राजनीतिक पार्टियों की वजह से। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। आज सांप्रदायिक तनाव को भड़काने में मीडिया, विशेषतः सोशल मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। फर्जी खबरें, उकसाने वाले भाषण और वीडियो तेजी से फैलते हैं और चुनावी माहौल को सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिकता एक गंभीर चिंता का विषय है। यह न केवल सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करती है। राजनीतिक दलों को अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए धर्म का उपयोग करने से बचना चाहिए। और अगर आप सच में निष्कर्ष में ये लिख देते हैं कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, राजनीति उसका मंच नहीं, यह सिद्धांत ही स्वस्थ लोकतंत्र की नींव हो सकता है। तो निष्कर्ष आजकल लोग बड़ा लिख रहे हैं, जिस पे नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, और अगर क्वेश्चन के एंड में निष्कर्ष है तो अच्छा नंबर मिलना पक्का है, और अगर ऐसे कोटेशंस बीच में रहते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे।
और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव। तो ये जो क्वेश्चन है 2022 का, इसमें हम इसका आंसर देखेंगे और परिचय में हम लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। 1990 के दशक से लेके 2017 और 2022 तक के विधानसभा चुनावों में भाजपा का प्रभुत्व उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा और परिदृश्य को पूरी तरह बदल चुका है। हमें अपने आंसर में लेटेस्ट चीज़ें उठानी पड़ेंगी 2017-2022 के चुनाव, और यह परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक विमर्श, नीतिगत प्राथमिकताओं और सामाजिक समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश में विकास की दर भी तेजी से बढ़ी है। और मुख्य भाग में पहला हेडिंग होगा विचारधारा का प्रभाव। तो बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के त्रिकोण पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन और सबका साथ सबका विकास जैसे नारों ने पार्टी को लोकप्रियता दिलाई। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम वोट के लिए राजनीति नहीं करते, देश के लिए राजनीति करते हैं। पर उनका समय गया, अब वो नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी पार्टी की सोच कुछ ऐसी है। यह कथन हमें लिखना होगा, और जो भी हो, यह कथन भाजपा के वैचारिक प्रचार में बार बार दोहराया गया। और दूसरा हेडिंग है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मतदाता ध्रुवीकरण। तो राम मंदिर आंदोलन से लेकर सीए मतलब वो जो नागरिकता बिल आया था, और लव जिहाद जैसे मुद्दों तक भाजपा ने धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक पूंजी में बदला। यह नीति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं के बड़े धड़े को जोड़ने में सफल रही, बड़े तबके को जोड़ने में सफल रही, और सामाजिक समीकरणों का पुनर्गठन। मतलब बीजेपी ने गैर यादव, पिछड़ों, गैर जाटों, दलित और सामान्य वर्ग के समर्थन को जोड़कर सामाजिक गठबंधन की नई राजनीति को जन्म दिया। मतलब पहले क्या था कि सपा और बसपा की सरकार में दलित अलग हो जाते थे और ओबीसी वर्ग अलग हो जाता था। तो जब भाजपा का आया पार्टी, तो इतना बहुमत मिलने लगा इन लोगों को कि सभी लोग एक होकर के वोट देने लगे कि नहीं, हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमें वोट बैंक की राजनीति में नहीं पड़ना है। तो इसलिए इन लोगों ने सामाजिक गठबंधन की एक नई राजनीति को जन्म दिया, ऐसा कहा जाता है। इसने सपा बसपा के जाति समीकरणों को कमज़ोर कर दिया और एक व्यापक हिंदू वोट बेस तैयार किया। मतलब ये लोगों ने जाति के ऊपर धर्म को ला दिया कि। चौथा हेडिंग है प्रशासनिक और कानून व्यवस्था का मुद्दा। योगी ये सब अगर याद करके कोई पढ़ेगा तो उसे नहीं होगा। समझ के चीज़ों को पढ़ना और एक ही चीज़ को बार बार देखना, 3-4 बार पढ़ने में सब कुछ समझ में आने लगेगा और वहाँ लिखते वक्त निकल के आने लगेगा, हाथ से लिखा जाने लगेगा। कॉपी पे बस वो प्रस्तावना, निष्कर्ष, बीच में जो मेन पार्ट है उसका हेडिंग, बस हेडिंग लिखना है, अंदर की चीज़ें नहीं। और अंदर की चीज़ों को 2-4 बार देख के पढ़ ले इंसान। वहाँ पे जाने पे बस हेडिंग याद होना चाहिए, थोड़ा सा निष्कर्ष और प्रस्तावना याद होना चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप अंदर से निकल के आती हैं, याद आती हैं, सब कुछ लिख देते हैं। तो प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के मुद्दे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने ठोक 2 नीति, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरोधी और वो जो जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी, जो क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर चलाते हैं लोगों का घर, ये सब वाला। इसका लाभ बीजेपी को ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में मिला। और विपक्ष को कमज़ोर करना, ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में अब काफ़ी शांति है, पहले से जो माफिया राज चलता था वो सब पे बहुत ज़्यादा रोक है। विपक्ष को कमज़ोर करना और राजनीतिक वर्चस्व में 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह सपा बसपा और कांग्रेस को पीछे छोड़ा, उसने राज्य में एक दलीय वर्चस्व की स्थिति पैदा कर दी। पहले तो पार्टियां बनती थी गठबंधन करके, और मतलब जिसका मन किया वो मुख्यमंत्री बदल रहा है, रोज़ मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप विपक्ष की भूमिका सीमित हो गई और बहुत अस्थिर सरकारें पहले रहा करती थी। पर अभी विपक्ष की भूमिका जब से सीमित हुई है और भाजपा की चुनावी मशीनरी अधिक मजबूत और संगठित होती गई है, तब से थोड़ा स्थिरता आई है सरकार में।
निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं किया, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर गहरा परिवर्तन लाया है। उसने विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर एक नया राजनीतिक मॉडल प्रस्तुत किया है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इस प्रक्रिया में धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता को खतरा पहुंचा है, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप बोलिए, पर आप धर्म प्रमुख नहीं बन सकते। भविष्य की राजनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या बीजेपी विकास और समावेशी राजनीति के